तो क्या मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि एक कल्चर से हर इंसान इन्फ्लुएंस होता है और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। इस टाइम जो ग्लोबल कल्चर है ना, ग्लोबल कल्चर वो दो चीज़ों पे फाउंडेशन है उसकी। एक ये जो इन्होंने जुमला बोला है मटीरियलिज़म, कि यार जज किया जाता है कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है, मेरा दफ्तर कैसा है, मेरे पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, मेरी कितनी इनकम है, इस पे लोग इम्प्रेस होते हैं। इसके दो पहलू हैं। एक ये है कि ये बड़ी फजूल सी बात है कि ऐसा लोग करते हैं। इसको ना किसी भी सोसाइटी में, कल्चर में, ट्रेडिशंस में, दीन में, किसी भी जगह पे इसको अप्रिशिएट नहीं किया गया। बट इस पर बात खैर, क्योंकि मेरा ये थोड़ा इंटरेस्ट का शोबा है, इस पर तो हम आधा पौना घंटा भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको प्रिसाइजली करूँ। तो जब आल्दो कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, फिर भी हर कोई इस चक्कर में है, और यही हमारी ज़िल्लत का भी जो है ना, ये मेन फैक्टर है आज के दिन में। जो बाहर गुर्बत है ना इस टाइम, उसके पीछे ये फाउंडेशन है। ये इस बेसिस की वजह पे ये माशरे में इतनी गिरावट है कि लोगों से मिलने का मेयार, लोगों को जांचने का मेयार, लोगों को परखने का मेयार ये है कि इसके पास पैसा कितना है। पैसा और पावर इकट्ठी कर लें आप वक्ती तौर पे। दूसरा कल्चर है कंज्यूमरिज्म। इससे वो अगेन उससे इसी के साथ की चीज़ है। एक ये कि मैंने पागलों की तरह पहले पैसे कमाने, सुबह शाम मैंने दिन नहीं देखना, मैंने रात नहीं देखनी, मैंने फैमिली नहीं देखनी, मैंने कुछ नहीं देखना। मैं एक स्लीप वॉकर की तरह पैसे के पीछे भागी जा रहा हूँ, और पैसा और अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ड्राइव कर रही हैं। कि एक इस्लामाबाद से क्लाइंट कह रहा है जी मैं आ रहा हूँ, मैं उसको बुला रहा हूँ, फिर मैं वो एक मुझे कह रहा है कराची आ जाए, मैं उधर उड़ता हुआ जा रहा हूँ, एक मुझे अमेरिका से फ़ोन आ गया, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। इसमें मेरे साथ हुआ क्या है, आल्दो देखने वाला लोग कह रहे हैं कि मैं एक आज़ाद और बड़ा सक्सेसफुल आदमी हूँ, वेयरएज़ इसके पीछे एक सच्चाई ये है कि मैं एक ग़ुलाम आदमी हूँ। मैं स्लेव हूँ इन अपॉर्चुनिटीज़ का, जो मुझे ये सोचने का मौका। और आज के दिन में ज़्यादातर जो कामयाब लोग हैं ना, वो इस क्राइसिस में हैं। हम उनको देखते हैं या हर कोई देखता है, और ये वैसे एंगल है एक देखने का। हो सकता है कि जो मैं आपको एंगल दे रहा हूँ, किसी पढ़े लिखे आदमी से बात करें तो वो कहेंगे यार सकलैन साहब ने ये बात तो अजीब ही की, यार बंदा कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट फ़र्क पता है कब पड़ता है, जब वो बंदा हॉस्पिटल पहुँच जाता है, और ये कॉमन है आजकल। फिर उसको स्टेंट डालते हैं, फिर उसको जो है वो आउट हो जाता है सारे सिस्टम से, और वो ऐसे जल्दी होता है रिलेटिवली क्विकली। ऐसा नहीं कि एक दिन में, बट 50-55 की उम्र में, जो कि खैर 70-80 साल पे इंसान नॉर्मली जो है मेरा ख्याल है फंक्शन कर सकता है। तो ये जो है ना, जब आप इस गाड़ी पे सवार होते हैं ना, तो आपस की बात बताऊँ, ये भी कुछ बड़ों की अगर आपको ट्रेनिंग हो तो आप इसको समझते हैं। हर बंदा इस इशू को समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जिस घोड़े पे वो सवार होता है ना, उसकी रफ्तार पे जाके कोई उसको बताए, ये बात बड़ी मुश्किल है। तो ये है कि ऐसा भी ना हो कि बंदा कैजुअल हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि बस कहे कि जी बस ख़त्म, फैमिली ख़त्म, दोस्त ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म, मैं वकील हूँ और मैं उड़ रहा हूँ और मैं पैसा ही पैसा, और मैं जो है ना जी इसके पीछे पड़ा हूँ। सो जो इनके सवाल का जवाब है मटेरियलिज्म का, कि आपने एक कॉन्शियस एफर्ट के तहत, कॉन्शियस कि आपको पता लगे यार मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, और मुझे ये इस तरह चीज़ कंज्यूम कर रही है, इस तरह मेरी हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है, इस तरह मेरी फैमिली। ये आप लोगों के लिए अभी रेलिवेंट वैसे हो जाएगा फ़ौरन ही। आजकल अगर आप जाते हैं वकालत में, और आप किसी एक बिज़ी फर्म में जाते हैं, और थोड़ा 2-4 केस आपको भी आना शुरू हो जाते हैं, तो आपको ये वाला जो है वो एस्पेक्ट इसका बहुत ज़्यादा, ये जो वकीलों में या थोड़ी सी स्ट्रेस या थोड़ा सा गुस्सा होता है ना, ये भी एक फैक्टर है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिज़ी होते हैं, तो वो कोई नो नॉनसेंस टाइप इंसान बन जाते हैं। वो कहते हैं भाई सीधी सीधी मतलब की बात कर, हो गई, ओके ख़त्म। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अगर आप किताब पढ़ने वाले हैं और आप मुशक्क़त करने वाले हैं, तो सक्सेस तो नेचुरल है, आएगी, ये तो कोई दो राय ही नहीं है ना इसमें। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास केस नहीं आ रहे, तो इसका मतलब उसका ये एक्चुअली ये है कि आपने मुशक्क़त ही नहीं की। मैंने अपने 20 साल के कैरियर में एक बंदा भी नहीं देखा जो मुशक्क़त करे और उसके बाद बेतहाशा काम ना हो।
नेचुरल है, काम करेंगे, मुशक्क़त करेंगे तो इसमें आपकी वकालत चलेगी। तो चलेगी तो आपने ये ध्यान रखना है कि भाई शुरू में तो आपको मैं नहीं ये बिल्कुल मशवरा दूंगा कि आप इतना ही गौर करना शुरू कर दें, बट वंस यू आर इन इट फॉर मे बी 2-3 ईयर्स, तो फिर आप इसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें यार, कि ज़रा लाइफ वर्क बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। और पैसा और कंज्यूमरिज्म, मैं दूसरी चीज़ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर मैंने अब जब कमाया है तो फिर मैं ख़र्च करूँ, एक गाड़ी, फिर दूसरी गाड़ी, फिर एक प्लॉट, फिर दूसरा प्लॉट, फिर एक कपड़े, फिर 10 कपड़े, फिर फ़लाना रेस्टोरेंट और फ़लाना रेस्टोरेंट। ये जो नहीं करेगा उसको लोग समझेंगे कि ये तो यार अजीब आदमी है, मयूब आदमी है, या पुरानी किसी कल्चर का आदमी है। तो ये आपको सोसाइटी, ऐसा नहीं है कि ये आप बाय चॉइस जाएंगे और आप कहेंगे नहीं जी मैंने नहीं करना। सोसाइटी कहेगी भाई ये कर, ये तू नहीं करेगा तो तू सक्सेसफुल आदमी ही नहीं है। तो इसलिए इसको आपको अगर एक इन्फॉर्म्ड या एक प्रॉपर पता हो कि यार मैं हमारे साथ हो क्या रहा है। देखें ना, ये जो लोग आज ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और लोगों के पास पैसे नहीं हैं, ये दोनों फैक्टर हैं इसके पीछे, कि जो कमाने वाला है वो इस धुन में कमाई जा रहा है कि उसको किसी की परवाह नहीं है। वो कह रहा है यार मैं कमा रहा हूँ, मैं क्यों किसी को दूँ। और दूसरा ये है कि वो खर्च रहा है, जिसके पास हैं वो इतने ज़्यादा खर्च रहा है कि वो अपनी औकात से ज़्यादा खर्च कर रहा है। देखो ना, मसला आज ये नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों के पास पैसे हैं, बट उन्होंने अपनी ज़रूरियात भी बेजा बढ़ाई हुई हैं। आप अगर देखो ना, बड़ी छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त मुझे मिला, अच्छा सक्सेसफुल आदमी, कहता है मेरा ड्राइवर है, तो उसकी 40,000 सैलरी है, और मिन्नतें करके उसने कुछ पैसे एडवांस लिए उससे। पहले अच्छा खासा था, गांव से आता था, मेहनत भी करता, ये वो। कहता जी उसको ने ना एक फ़ोन ले लिया। अब फ़ोन लिया, कुछ पैसे भी इससे उधार ले लिए एडवांस में, और फिर ख़ुद ही उसने बताया कि जी अब मैं जो आपको एडवांस वापस करूँगा तो मैं घर थोड़े कम पैसे बेचूँगा। अब वो कहता है शाम को आता है, वो 5-6 बजे बैठता है और वो टेलीफोन को ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है, टिकटॉक या व्हाटएवर। तो कहता है मतलब वो वहाँ बैठा होता है और क्या उसको कहते हैं, गैराज में। तो मैं कहता है उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन गई है जब से ये इस चक्कर में पड़ा है, और 5-5 6-6 घंटे लगा रहता है, और वो जो है ना घर पैसे भी कम भेजता है। इसी तरह आप ये सिक्योरिटी गार्ड्स कहीं बैठे हों रात को, शाम को, उनको देखें। अब ये कोई कॉमन सेंस मानती है कि ये 50-50 हज़ार रुपये का फ़ोन जो है ये लोग लेके बैठे हुए हैं, और 6-6 घंटे जो है ना वो पागलों की तरह देखी जा रहे हैं चीज़ें। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो रिलेट उससे करती है, उस कल्चर से। तो वो देखा देखी है कि वो कह रहा है कि यार फ़लाँ, मैं चाहे गार्ड हूँ, फ़लाँ ने फ़ोन रखा है तो मेरे पास भी फ़ोन होना चाहिए। तो एक्चुअली मुआशरा प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहा ना जी। हमारा मुआशरा इसलिए हम डिक्लाइन में है कि हम फ्रिवॉलिटी प्रोड्यूस की है हमने, एंटरटेनमेंट, कि जी हर टाइम बंदा एंटरटेनमेंट करेगा, और उस वक्त तक एंटरटेनमेंट करेगा जब तक वो गिर ही नहीं जाता। जो ग्लोबल कल्चर आपको ये कहता है कि आप रात को मूवी देखना शुरू करें, और जब until you drop dead you continue watching it। तो ये लोगों का, मैं ये नहीं कहता कि मुल्क में ओवरऑल और इकोनॉमी के इश्यूज़ नहीं हैं, बट लोगों का एक रवैया टुवर्ड्स आवर सर्कमस्टांसेस, दिस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। कि IMF हमें मल्टी बिलियन एड दे दे और या कोई बहुत एफिशिएंट हुकूमत आ जाए और पैसे इकट्ठे करने शुरू हो जाएं, वो पैसे फिर ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? जब तक एज ए नेशन ये लोग नहीं डिसाइड करते दैट वी हैव टू बी प्रोडक्टिव। तो उसी देखें ना, उसी सिनेरियो में चले, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं उसको बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करता, बट आप लोगों के सवाल देखें ना आज के दिन में इस तरह के हैं कि वकील, और कहते हैं ना वकीलों को कोई रिश्ता नहीं देता तो वो उसका एक एस्पेक्ट किसी हद तक सही है कि शुरू में वकालत में पैसे थोड़ा मुश्किल है कमाना, बट आपका कल्चर ऐसा है। अब मैं किसी मतलब नए वकील साहब से कहूँ कि आप आए हैं और आप 3 साल कोई पैसे नहीं कमाएंगे, तो वो मेरे पास नहीं आएगा उसे आने की ज़रूरत भी नहीं है। वो कहेगा भाई ये कौन सा कोई जंगल का कानून है कि यहाँ पे पैसे ही नहीं है। क्योंकि आप तो जो भी मेहनत करेगा वो पैसे कमाएगा। तो अच्छा, आपका जो सवाल था कि क्लाइंट को किस तरह प्रोफेशनली अट्रैक्ट कैसे करेंगे, हाँ,
देखें सादी बात है, आपका माल तैयार है तो माल बिकेगा। क्या उसकी एक मैं मिसाल आमतौर पे दिया करता हूँ कि एक मकान बना है 10 मरले का, सारा बहुत अच्छा बन गया और एक वॉशरूम नहीं बना हुआ। ऑल दो के होगा, आप कहेंगे यार बाकी सारा तो कमाल है, ये 2% रह गया है, तो वो नहीं कोई ख़रीदेगा। या अगर ख़रीदेगा भी तो वो रेट बड़ा डाउन ले जाएगा, वो कहेगा भाई ये क्या तुम मुझे दे रहे हो, क्यों? क्योंकि उसका माल तैयार नहीं है। हमारा वकीलों के माल का प्रॉब्लम ये है कि हमारा माल इनविजिबल है। इधर बंदा आएगा वक्ती तौर पे तो इस कमरे में बैठ के कहेगा यार वकील को सीरियस वकील लग तो रहा है, बट इससे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो यही कंसीडर करेगा कि यार ठीक है वकील है, प्रोफेशनल है, काम करने वाला है, बट उसके बाद फिर वो मेरी एबिलिटी पे मुझे जज करेगा कि जिस तरह मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ, उसके सवाल के बारे में, उसकी प्रोपोजिशन के बारे में, ठीक है ना। तो ये इट्स टू अर्ली टू आस्क कि आप किस तरह अट्रैक्ट करेंगे। आप अल्टीमेटली अपनी स्किल से करेंगे, या आप बहुत बड़े वकील हैं तो आपकी कुछ जजमेंट्स हैं और आप टीवी पे आते हैं, अखबारों में आते हैं। तो ये सिंपल हो गई बात। 1, इट्स योर प्रोडक्ट। अगर हम मार्केट जाएँ कुछ भी ख़रीदने तो हम प्रोडक्ट देखते हैं भाई किस कंपनी की है, दैट इज़ योर गुडविल। 2, कि आप पहले क्या अचीव कर चुके हैं, कि जो भी आप चीज़ ख़रीदने जाएँ, आप चाइनीज़ गाड़ी नहीं ख़रीदते नॉर्मली, आप कहते हैं जापानीज़ दे दें, क्योंकि सब ले रहे हैं। सो कामयाबी का जो ताल्लुक़ है, इसको यहाँ कंक्लूड करते हैं। उसका मुझे भी अभी ये कुछ अर्सा पहले पता चला कि कामयाबी का ताल्लुक़ एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं होता। कामयाबी हर इंसान के अंदर है। जितना अच्छा उसका स्किल, माल, उसका रवैया, जो भी आपकी कंसिडरेशन है लोगों के साथ बिहेवियर की, इफ़ दीज आर गुड यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। अगर ये नहीं है, बहुत जीनियस आदमी होगा, बहुत गुस्से वाला होगा, इतना कामयाब नहीं होगा। बहुत मेहनती है बट सब्र नहीं है, नहीं कामयाब हो सकता। सो इट्स ए पैकेज। तो इसको आप, जो मैं आपको सादी वैसा मशवरा दे सकता हूँ, क्योंकि अब आप लोग कंक्लूड करने वाले हैं, वो यही है कि आप अपना एक उस्ताद पकड़ें। और उस्ताद आपने किसी के कहने पे नहीं पकड़ना। उस्ताद आपने पहले जांचना है, 5-6 लोगों की लिस्ट बनानी है, फिर उनको आपने जांचना है। और अच्छी बात यह है आजकल के दौर में कि आप सलमान सफदर साहब के भी शागिर्द बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी उनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप एतजाज़ साहब के बन सकते हैं, सलमान राजा साहब के बन सकते हैं। बड़ा ये दौर इस तरह से बहुत ज़बरदस्त है कि हमारे पास अच्छा, आप इंग्लैंड में एक वकील बैठा हुआ है कामयाब, आप उसके शागिर्द बन सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप इस तरह से यूटिलाइज़ करें और अपनी अकल के तहत करें, भीड़ चाल में ना पड़ें कि जी ये। अच्छा, फिर अगर आपने उसको उस्ताद मान लिया, क्योंकि इतनी जो मैं उस पर तमहीद बांध रहा हूँ, उसका मकसद तो ये है ना कि आप उसको उस्ताद माने, ये ना हो कि उस्ताद के मैं उस्ताद हूँ। वरना उस्ताद के कहने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना जी। उस्ताद आप कहेंगे जी ठीक है, नथिंग डूइंग, उस्ताद की ये बात तो मुझे पसंद नहीं है। तो पहले अब आपने उस्ताद पकड़ लिया, फिर आपने उसको फॉलो करना शुरू किया। उस्ताद रखने का फ़ायदा ये आपको होगा कि वो उन रस्तों से गुजर चुका है जहाँ पे अभी आप चढ़ने वाले हैं। तो उसको पता है कहाँ पे मोड़ है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पे खुशी आएगी, कहाँ पे गमी आएगी, कहाँ पे इसको क्या कहना चाहिए, कोई उम्मीद देनी है, कहाँ पे इसको डांटना है। तो हर काम में ये ज़रूरी है बाय द वे। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें आपको उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। सो यू हैव टू हैव ए मेंटर, और हर किसी का अपने मिजाज के मुताबिक रखें उस्ताद। और यू कैन हैव मल्टीपल टीचर्स, जो वहाँ से आपको जो अच्छी चीज़ मिले। तो यहाँ से निकल के आप ये ज़रूर करें, वरना फिर ये है कि क्योंकि हमारी किताबें इतनी ज़्यादा हैं, इनमें बंदा गुम हो जाता है कि जिबा पढ़ते जाएं, फाइलें पढ़ते जाएं। तो वो मेरा ख़्याल है कि अगर उस्ताद हो तो फिर ज़रा रास्ता आसान हो जाता है। हाँ जी, ये आप दोनों का सवाल जवाब हो गया जी, मुनासिब जी। और कोई? लीगल एडवाइज़र का पूछना था कि वो मतलब कि कंपनी के लीगल एडवाइज़र होते हैं, तो उनका क्या काम होता है? वो मतलब कि एक ही कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल कॉर्पोरेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, क्या उनकी
ड्यूटी वगैरह होती है। अच्छा, जो दूसरा सवाल है ना उसका तो सादा जवाब है कि जितने आप इसी के साथ रेलिवेंट सवाल। जी जी सर, लीगल एडवाइजर जो है वो अगर मल्टीपल कंपनीज का है तो वो एक अपने पर्टिकुलर ऑफिस में बैठ के भी उसको जो है वो कर सकता है काम, या उसका ज़रूरी है कि वो उस फर्म में या उस ऑफिस के कंपनी के ऑफिस में जो है वो मौजूद हो रहा है? अच्छा, चलें स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं। वो तो उसकी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट जो है ना वो डिसाइड करेंगी। अब एक कंपनी वालों को बंदा वहाँ हाजिर चाहिए तो वो आपसे एंगेज होने से पहले ही आपको बता देंगे कि भाई इतने घंटे आपने यहाँ पे आना है। कुछ कंपनियों को ऐसा काम नहीं होता, वो कहते हैं भाई हमें आपकी प्रेजेंस नहीं चाहिए, हम आपको ईमेल करेंगे, फ़ोन करेंगे या आपके दफ्तर मिलने आ जाएंगे। सो ये आप डिसाइड नहीं करते, उनकी नेचर ऑफ। मिसाल दे देता हूँ कि अगर कोई कंपनी ऐसी है, रियल एस्टेट की कोई कंपनी है आजकल, तो वो नॉर्मली बंदा को कहते हैं कि वो 4-6 घंटे आप आ जाएं, हमारे लिटिगेशन के केसेस भी हैं, कॉर्पोरेट मैटर्स भी हैं, हम वहीं हमारा CEO बैठा होता है, आप उनसे डिस्कस भी कर लें, तो वो कहेंगे आप उधर आ जाएं। सो वो इट वेरीज़, ये इसका वो नहीं है। आपके सवाल का जवाब ये है कि जितने आप काबिल हैं उतनी आप कंपनीज़ के साथ काम कर सकते हैं, पहला सवाल। हाँ, जो उस पर लिमिटेशन है वो लिमिटेशन सिर्फ SCCP के रिकॉर्ड की हद तक है कि SCCP में ये लिखा हुआ है लॉ में कि आप एक रिटेनरशिप पे 3 कंपनियों का लिख के वहाँ पे दे सकते हैं। यानी कि अच्छा, फिर नॉर्मली फिर फर्म्स में क्या होता है कि वकील जितने हैं ना, जैसे हमारे पास अगर 4 वकील हैं तो हम 12 कंपनियों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन समझें, सिर्फ SCCP को बताने के लिए है ये, ऐसा नहीं है कि 12 के बाद आपका काम बंद। आप 50 कंपनियों से साथ करें लेकिन 12 आप लिख के दे सकते हैं। उनका काम लिख के देना ज़रूरी नहीं है ना SCCP में। SCCP में तो सिर्फ तब लिख के देना ज़रूरी है जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वरना वकीलों के पास 50 क्लाइंट्स हैं, वो वहाँ पे थोड़े लिख के दे देते हैं। मतलब ये कोई वो नहीं है, खुदा न खास्ता कि किसी को एक्सेल करने से रोकने के लिए नहीं है। इसका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नए वकील आ रहे हैं उनको भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले। तो सर उसके अंदर वो जो 4 कंपनी है वो उनके रिकॉर्ड में जो वो होती है SCCP के? हाँ जी जी SCCP। अब मैं हमारा फर्ज करें 4 के अलावा किसी जो वो कंपनी को करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ रहा? लेट्स से कि अगर आप 2 सेम कैटेगरी या सेम नीश के अंदर कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आ सकता है। अच्छा, ठीक जो है सवाल है आपका। ऐसा हमेशा जब कि अच्छी कंपनियां, बड़ी कंपनियां आपको इंगेज करती हैं ना जी, तो वो पूछ लेते हैं। जैसे कोका कोला में मैं काम कर रहा हूँ ना, तो पेप्सी वाले आएंगे ना तो वो पूछ लेंगे। जब कंपटीशन में हो तो ऐसा मामला अराइज होता है। और नॉर्मली ये बड़ी कंपनियों का इशू है, छोटे मोटे लोग कोई इतनी परवाह नहीं करते। लेकिन दिस इज़ एन इशू जब आप बहुत अच्छी बड़ी कंपनियों के साथ काम करते हैं तो फिर आपसे वो डिस्क्लोजर मांगते हैं, बल्कि सर्टिफिकेट मांगते हैं कि जी आप कहें कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आपके एक सवाल दोनों का जवाब मिल गया ना? हाँ, दोनों का ही मिल गया कि लीगल एडवाइज़र लगेंगे और फिर आप जितनी मर्ज़ी कंपनियों का कर सकते हैं। हाँ जी, मेरा वैसे आगे प्लान है कि लंदन जाकर हमें करना है। ठीक है जी। तो उधर अगर इंग्लैंड के अंदर मुझे कॉर्पोरेट लॉ की नौकरी चाहिए, तो मैं काम करना है किसी कंपनी के साथ किसी काम के अंदर, तो उसका क्या पूरा प्रोसेस होता है कि आपको क्या क्या करना पड़ता है कि आप एक इंग्लैंड की फर्म के अंदर काम करें? पहले आप मास्टर्स करेंगे अपना, उसके बाद वहाँ पे 1 साल का एक कोर्स होता है। अब एग्जैक्ट मेरे नाम में ज़हन में नाम नहीं आ रहा, क्या कहते हैं उसको, BVC नहीं, BVC बार वो तो और चीज़, हाँ इस तरह का कोई नाम है। वो 1 साल का बहरहाल कोर्स है। वो फिर आपको पास करना होता है। उसके बाद फिर जैसे हमारी पंजाब बार काउंसिल है, फिर वो आपको रिकग्नाइज़ करती है कि फिर वो आप वहाँ पे दो कैटेगरी तो वहाँ पर नौकरी सर, वगैरह का सीन क्या होता है? नौकरी का क्या? नौकरी फिर उस पहले सवाल का जवाब है, अगर आप काबिल हैं तो आपके लिए नौकरी ही नौकरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ख्वाहिश वाले बड़े फिर रहे हैं दुनिया में कि जी मैं ये करूँगा, तो ना वो कर रहे हैं ना आगे से कुछ हो रहा है। तो 99% लोग दुनिया में फेल इसलिए हैं कि वो उनकी ख्वाहिश है सिर्फ। सो 1% हैं जो ख्वाहिश बाद में कर रहे हैं, पहले अपना माल तैयार कर रहे हैं। तो
पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे बंदे नहीं चाहिए, लेकिन बंदे उनको चाहिए काबिल और ऑनेस्ट। तो अगर आप में ये चीज़ है तो आपको दुनिया की कोई ताकत आगे जाने से नहीं रोक सकती। हाँ जी, डन जी। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि सर आपको कितना टाइम लग गया था ये समझने में कि आप जो है वो कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस करेंगे, या फिर हमें कितना टाइम लग जाता है, यूजुअली एक वकील को कितना टाइम लग जाता है, और कौन से जो कहने के कंपोनेंट्स हैं या अनासर हैं वो आपको बता देते हैं जल्दी कि आप इस लॉ को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तो ये है, तो हमें पता है कि जी आपका क्लाइंट डिसाइड कर देगा, क्योंकि अगर आपको क्लाइंट ही एक साइड का आएगा तो आप उससे प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। पर अगर इससे हटके भी अगर आपकी ख्वाहिश हो कि नहीं यार ये साइड जो है ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, उसमें ये तो एक तो बात ये है कि बड़ा वेरिएबल सवाल है। जितने भी हम 10 वकीलों से बात करेंगे ना, तो वो बताएंगे अपनी डिफरेंट स्टोरी क्या वाई दे एंडेड अप इन ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ लॉ। मेरा इसमें जनरलाइज करके मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ कि एक तो यह है कि आज के दिन में अगर आप एक प्योरली क्रिमिनल काम है, लॉ फॉर्म में आप चले जाते हैं, खुद साहब के साथ चले जाते हैं, किसी क्रिमिनल लॉ में चले जाते हैं और आप वहाँ जाके एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, आप कहते हैं यार क्या बात है, सुबह आया हूँ, आज गया हूँ, अदालत गया हूँ, ये फ़ाइल ब्रीफ तैयार किया है, खुद साहब को बताया, उनके बेटे को बताया, उन्होंने बहस की और क्या बात है, एंड एवरीथिंग इज़ लुकिंग वेरी गुड। तो आपको ज़रूर वही करनी चाहिए। एक तरीका ये है कि आप कहते हैं कि यार है कि मुसीबत, वहाँ जाना पड़ा, थाने भी मैंने भेज रहे हैं और जो है मैं अभी गया हूँ कैंट कचहरी गया हूँ, वहाँ जाके मुलजिम से मिल के आया हूँ, वहाँ पे 2 घंटे धूप में खड़ा रहा हूँ। और तो ये तो बड़ी, क्लाइंट साहब के साथ 2 हफ्ते गुजारे, कितना अच्छा माहौल है, एसी में बैठते हैं आराम से, सारा दिन कंप्यूटर पे टिक टिक करते हैं, चाय पीते हैं। तो एक तो ये फैक्टर होगा आपको, और इसको यू शुड कंसीडर अगर आप इफ़ यू आर पुशिंग योर लिमिट्स और आप एफर्ट कर रहे हैं, वरना अगर नहीं कर रहे तो फिर अभी रिलैक्स रहें। काम वही जहाँ से मुशक्क़त करेंगे ना, वहाँ से ही कोई रिज़ल्ट निकलना है। लिहाजा जहाँ आप मुशक्क़त करने को तैयार हों बट इट्स नॉट कमिंग उस तरह से, आपको कोई मज़ा नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं नहीं यार ना, टैक्स का दफ्तर है, ये बड़ा बोरिंग काम है, सुबह से लेकर देखो 25 फाइलों के अंदर अकाउंटेंट की तरह हिसाब करना पड़ रहा है, 2 रुपये 5 रुपये 25 रुपये, दफ़ा करो, ये कोई काम है। कुछ लोग भी बड़ा एंजॉय करते हैं कि यार इतनी बड़ी फाइल आई है, अच्छा सारा दिन हिसाब करते हैं। तो ये है एक मेन फैक्टर कि आप जहाँ जाएं वहाँ पे कोशिश करें, और उसके बाद आपका दिल कर रहा है कि यार नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा। ऐसा बड़ा वैसे मेरे साथ भी हुआ है 1-2 जगह पे जाते हुए, मैं यार है कि काम है। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फिर ये है कि आप जनरली चेक करें कि किस फील्ड में पैसे हैं आज के दिन में, ठीक है ना। पैसा, मैं ये नहीं कहता कि पैसे नहीं कमाने, जो मैंने पहले कितनी गप की है, पैसे ज़रूर कमाने हैं, अक्लमंदी से कमाने ना, तरीके से। तो फिर आप फील्ड देखें कि यार ये वाली फील्ड में इतना पोटेंशियल है, और उसमें 2-3 फील्ड्स हैं, एक नहीं है, हर एक में है। तो उसमें फिर आप जुड़ के फिर एक जो मैंने टिप दी हुई है कि एक में एक्सपर्टीज़ ज़रूर हासिल करें। एक लॉ में जब आप एक्सपर्टीज़ करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत खुलेंगी। जैसे मैंने शुरू में कॉर्पोरेट कर लिया तो मेरे कॉर्पोरेट की अपॉर्चुनिटीज़ सलमान राय साहब के साथ नेस्ले से भी नौकरी मिल गई, एक सरकारी भी मिल गई, SCCP भी मिल गई, NTDC भी मिल गई। तो वो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुलना शुरू हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा सारा पता है तो वो फिर इंटरव्यू में मज़ा नहीं आएगा, वो कहेगा बंदा या सवाल थोड़ा सा टेढ़ा पूछ लेगा, आपको आएगा नहीं जवाब। तो इस तरह डिसाइड करें आप कि आपने किस फील्ड में जाना है। दफ्तर सारे, अभी तो आपको वैसे मौका भी बड़ा मिलेगा ना, अभी आप लोग निकलेंगे, इधर की है, फिर एक और फॉर्म में जाएंगे, फिर तीसरी में जाएंगे, फिर लोगों को, दोस्तों को देखेंगे, इससे भी बड़ा इंसान। और ये इतना कोई आपको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हो जाएगा खुद ही से ही ऑटोमेटिकली। लेकिन थोड़ी सी 1-2 ये कंसिडरेशन, ये ना हो कि आप उसी जगह ज़िद में अड़े हुए हैं कि जी मैं तो यही करना है, और आप इंजॉय भी नहीं कर रहे, मतलब आपको बोझ ही लग रहा है हर टाइम। आपको सुबह दफ्तर जाने का भी कोई दिल नहीं कर रहा और आपको जल्दी निकलने का भी दिल कर रहा है, तो फिर ऐसी जगह फिर टाइम ज़ाया ही है, फिर कोई आप अच्छा कोई काम कर नहीं सकेंगे। हाँ जी,
अब आपके 2 दिन रह गए हैं, जी सर, 2 दिन। आज का मिला के 3 हो गए ना, जुमे तक है ना आप, तो वो फिर आपका फिर यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगा। 15 अक्टूबर तक हमारी हाँ ओके, हाँ यहाँ से निकलें तो वो वाला फिर मेरा जो कह रहा हूँ ना, देखें कि हमने कोई माल तो बेचना नहीं होता, हम सारा दिन ही वेले हैं और सारा दिन ही बिजी हैं। यहाँ से जब आप निकलें ना तो ये ध्यान रखना है, ये टाइम गुजरता बहुत तेज़ी से है। वही वो ड्राइवर वाली मिसाल जो है ना, आजकल तो टिक 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 करें तो 5 घंटे गुजर जाते हैं। तो लोग ऐसे जो है ना वो मसलों का शिकार हैं। कोशिश करें कोई ना कोई स्किल साथ साथ, कंप्यूटर की स्किल आपको पता होनी चाहिए, मतलब टाइपिंग की स्पीड आपकी ठीक होनी चाहिए, रिसर्च का आपको शौक़ होना चाहिए। यूट्यूब पे ज़ाहिर है सब कुछ पड़ा हुआ है, आप सीख सकते हैं। तो अपने आप को इस माहौल में एंगेज रखें। किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे ना तो क्लियर हैं आप, लेकिन कोई एक इधर बैठे हुए बंदे को क्लेम इस महफिल में करना चाहिए कि यार मैनू यह काम आंदा है। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी या कोई मतलब जो भी आप कह सकते हैं यार कि मुझे ये वाला काम भाईजान आता है, ये मेरे से करवा लें, तो फिर आप जो है ना वो फिर आप इन झंझटों से निकल जाएंगे कि यार बिल इतना आ गया है, वध गया है, कट गया है। तो आज भी ये मसला नहीं है। मसला ये है कि लोग बैठ के खाना चाहिए। आप सरकारी अफसरों में, सरकारी महकमों में जाएं ना तो वहाँ पे आम बात है ये, चाय पीना, सारा दिन गप मारना, टीवी देखना, फेसबुक देखना, व्हाट्सएप देखना, ख़त्म। तो वो जब किसी भी मुश्किल हालात में उनको नौकरी देंगे तो वो तो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इस पे आपने, जिस तरह मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, अपनी ज़ात पे एम्फसाइज़ करना है कि भाई मेरे पास कोई ऐसी स्किल है जिससे मैं मुआशरे की हेल्प कर सकता हूँ। पढ़ना लिखना हर कोई जानता है, यूट्यूब देखना हर कोई जानता है। इट हैज़ टू बी डिफरेंट, इट शुड ऐड वैल्यू। जिस तरह से वैल्यू एडिशन होगा वहीं से रिवार्ड आएगा।